एक बार देख लेना तुम सही आ रहा कि कैसे। सही लगा देना एकदम नज़दीक में ताकि दिखे पूरा। बोर्ड पे रहना ना। रेडी? चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। आ जाइए सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी लोग आ जाइए। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आपको क्लियरिटी लाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग पूरा इतिहास पढ़ने के बाद हमें महसूस हुआ कि एक बार आपको लेखन के बारे में, इतिहास की क्या प्रासंगिकता है, व्हाट इज़ द रेलिवेंसी ऑफ हिस्ट्री इन यूपीएससी, इतिहास की क्या महत्ता है। सिलेबस आप देखते हो तो सिलेबस रहता है इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। सिलेबस को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सिलेबस को कैसे जो है देखा जाए, कैसे समझा जाए। लेकिन जब आप इतिहास के गहराइयों में जाते हो तो खो जाते हो कि कितना पार्ट है, कहाँ से कितना पढ़ें। ज़रूरी ये नहीं है कि कितना अध्ययन करें, ज़रूरी ये है कि किसको छोड़ें और किसको पढ़ें। ये बड़ी ढेर सारी उत्सुकताएं रहती हैं विद्यार्थियों में और बहुत बड़ा एक सिलेबस रहता है यूपीएससी का। बहुत बड़ा एक मतलब लगता है विद्यार्थी कैसे कवर करेगा। लेकिन आपको अगर होलिस्टिक व्यूज़ आप रखोगे और एक विषय के साथ ही साथ दूसरे विषय को आप लिंक करना सीखोगे, जैसे एंशिएंट से आप लिंक करते हो मेडिवल को, मेडिवल से मॉडर्न को, तो एक रेलिवेंसी आती है। इतिहास की एक उपादेयता सिद्ध होती है, इतिहास की एक उपयोगिता सिद्ध होती है। और आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरे इतिहास पढ़ने के बाद बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। यानी कि कैसे आप क्लब करोगे, कैसे आप क्वेश्चन को जोड़ोगे। क्वेश्चन का जो टेल होता है ना, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है, जैसे विश्लेषण करिए, समालोचनात्मक परीक्षण करिए, मूल्यांकन करिए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कि आपके पास जो कंटेंट रहता है उसी के अनुसार आप लिखना शुरू कर देते हो और इसलिए नंबर जो है वो प्रभावशाली नहीं मिलता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास का स्वरूप क्या है, इतिहास की वैज्ञानिकता क्या है और इतिहास की उपादेयता क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ द रेलिवेंसी ऑफ हिस्ट्री। और इतिहास को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि इतिहास में तो सभी विषय समाया हुआ है। आप देखो भूगोल पर इसका बहुत प्रभाव है, ह्यूमैनिटी का विषय है और इसमें वैज्ञानिकता भी है, इसमें कला भी है, इसमें सब कुछ है। मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और इतिहास लेखन को देखा जाए जो जर्मनी में बड़ा प्रभावित रहा, और जबकि इतिहास के पिता आपके यूनान में हुए हेरोडोटस। जितने विषय हैं आप देखो, भूगोल के पिता, इतिहास के पिता, आप देखो सारी जो है फादर जो है, इनके जो जनक रहे, वो सबका संबंध आप देखोगे यूनान से। यानी कि यूनान कहीं ना कहीं जन्मस्थली के रूप में आ रहा। तो आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स क्या है, यानी कि हिस्ट्री में जो पार्ट आपने पढ़ा उसको कैसे आप सजोगे या शुरुआत कैसे करोगे आप। इतिहास क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है लोगों के सामने, एडीबीसी की समस्या, जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, आफ्टर कॉमन इरा, बी कहते हैं, बीसी कहते हैं, उसी को एडी और बीसी कहते थे हम लोग। बीसी का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। पहले हम लोग बिफोर कहते थे, अब क्राइस्ट से बिफोर कहते हैं, यीशु मसीह से पहले का समय, यानी कि बर्थ ऑफ यीशु मसीह। एक डिमार्केटिंग लाइन खींची गई और देखा गया कि हमारा कितना समय जो है एक तरह से कह लीजिए बीसी में गया और कितना एडी में है। उसके लिए एक डिमार्केटिंग लाइन खींची जाती है, क्योंकि इतिहास में जब तक काल का समय नहीं विकसित होगा
चाहे किसी भी विषय में हो। आप देखो, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। भाई आप एक चीज देखो कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अतीत का, अगर अतीत के अवलोक में वर्तमान को हम नहीं प्रकाशित करेंगे तो भविष्य, फ्यूचर नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान की कोई अपने आप में सत्ता नहीं है। अतीत है तो वर्तमान जीवंत है, और वर्तमान है तो भविष्य जीवंत है। यानी कि इट वॉज ए अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। बहुत से इतिहासकार हैं, ईएचकार हैं, व्हाट इज हिस्ट्री लिखा इन्होंने, कॉलिंगवुड है, क्रोचे हैं, रेनियर हैं, पिरेने हैं, बहुत से इतिहासकार हैं, हेरोडोटस हैं, हिकेटियस हैं, जिनको भूगोल का भी पिता कहा जाता है, सिस्टमेटिक भूगोल का पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने एक तरह से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि ज्योग्राफिक का कॉन्सेप्ट जो है, भूगोल का शब्द देकर उसके कॉन्सेप्ट को पूरा किया, व्यवस्थित भूगोल का पिता। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए कि इतिहास की समझ को कैसे विकसित करोगे आप, आ रहा सही आ रहा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक गो थ्रू जाना पड़ेगा, और कैसे कैसे आप इसको समझोगे, एक फ्लो चार्ट के तहत इसको समझना पड़ेगा। एक तो बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप देखते हो कि इतिहास, और इतिहास को प्रायः आप जो है हिस्ट्री से मान लेते हो, हाई स्टोरी, इसको ऐसे ब्रेक कर दोगे हाई स्टोरी हो जाएगा। और ये जो शब्द है ये हिस्टोरी शब्द से बना है, यानी कि ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के हिस्टोरी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सत्य का अनुसंधान करना, सत्य की खोज करना। अब आप देखोगे कि इतिहास और इसमें भी अंतर है। ये स्टोरी दिख रहा है हाई स्टोरी, और हिस्टोरी से निकला है। इट वॉज अल्टीमेटली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म हिस्टोरी, यानी कि इतिहास की उत्पत्ति जो है अलग है और हिस्ट्री की उत्पत्ति अलग है। और इसका मतलब क्या है कि सत्य का अन्वेषण करना, सत्य का अनुसंधान करना, सत्य की गवेषणा करना, सत्य की खोज करना। अब आप देखो कि सत्य की खोज करना और पूर्वाग्रहों से रहित होकर सत्य की खोज करना, प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर सत्य की खोज करना, कार्य और कारण के आधार पर सत्य की खोज करना, काल्पनिक आधार नहीं। यानी कि सोर्सेज क्या है आपके पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सोर्सेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज आर्कियोलॉजिकल, अनदर वन इज लिटरेचर, और लिटरेचर अगेन डिवाइडेड इनटू नेटिव एंड फॉरेन लिटरेचर। तो अगर निष्पक्ष इतिहास को जानना है और इतिहास को, घटनाओं को वेरीफाई करना है, तो वो वेरिफिकेशन, सत्यापन कहाँ होगा? वो जब तीनों तत्व, तीनों जो स्रोत उपलब्ध होंगे तब होगा। और वो तीनों स्रोत कहाँ उपलब्ध होंगे? वो प्री हिस्ट्री में नहीं होंगे, प्रोटो हिस्ट्री में नहीं होंगे, हिस्ट्री में होंगे। यानी कि कहा जाता है कि जहाँ मौन हो जाता है साहित्य, वहाँ पूरा तत्व शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ साहित्य मौन है, वहाँ वहाँ पूरा तत्व आपको देखने को मिलेगा। कॉलिंगवुड महोदय को देखोगे तो आप, कॉलिंगवुड महोदय ने क्या कहा कि ऑल हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, विचारों का इतिहास है। यानी कि अगर सबकी समीक्षा करो आप, रेनियर महोदय ने क्या कहा, पिरेने महोदय ने क्या कहा? पिरेने महोदय ने कहा कि इट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के कार्यों और एक तरह से कह लीजिए कि उपलब्धियों की कहानी है। सभ्य समाज में निवास करने वाले मानव के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। लेकिन क्या ये समस्त मानव पर प्रकाश डालती है? जब इसके आलोचनात्मक पक्ष पर आप जाओगे तो देखोगे कि सभी लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं।
आप जितने भी इतिहास लेखन हुए उसमें आप देखो कि सबाल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी का अभाव है। इतिहास में आप देखोगे इंक्लूसिव स्टडी नहीं किया गया, होलिस्टिक व्यूज नहीं मिला। रंजीत गुहा ने बाद में आप देखोगे 1970-80 के दशक में आकर सबाल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी हुई। सबाल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी का मतलब जिसमें श्रमिक वर्ग है, जिसमें मजदूर वर्ग है, जिसमें निम्न वर्ग का इतिहास है, जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि दबे लोगों का इतिहास है जो वंचित रह गए, यानी कि एक तरह से कह लीजिए मास पार्टिसिपेशन, उसी को हम लोग कहते हैं कि एक तरह से कह लीजिए जन सामान्य का इतिहास। आप कभी भी इतिहास लेखन में देखो तो लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो है भारतीयों को हिस्ट्रियोग्राफी का लैक है, यानी कि भारत में इतिहास की चेतना नहीं रही है। और पहला जो ग्रंथ माना जाता है कि क्रमबद्ध और प्रमाणिक इतिहास का, वो कल्हड़ की राजतरंगिणी मानी जाती है, यानी कि जो कश्मीर का इतिहास है। और कल्हड़ ने लिखा भी है कि जिससे यानी कि वही इतिहासकार, वही कवि विद्वान, यानी कि एक तरह से जो है असली विद्वान है जो सत्य का निरूपण करता है और निष्पक्ष रूप से सत्य का लेखन करता है, वही कवि इतिहासकार जो है प्रशंसनीय है। और आप देखोगे हमारे यहाँ दरबारी इतिहास लेखन हुआ, पराश्रित इतिहास लेखन हुआ। इतिहास में एक तरह से कह लीजिए निरपेक्ष होकर अगर आप लिखोगे, जो है पराश्रित होकर लिखोगे, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। अब आईने अकबरी में अकबर को आप खोजोगे तो अकबर का असली चेहरा आईने अकबरी में नहीं दिखेगा। अगर प्रयाग प्रशस्ति का आप अध्ययन करोगे तो समुद्रगुप्त का असली चेहरा प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलेगा, जबकि प्रयाग प्रशस्ति को आप आईना मानते हो, जबकि वो प्रशंसा के निमित्त है। जितनी प्रशस्तियाँ लिखी गई आप मैक्सिमम देखो, मंदसौर प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, जितनी प्रशस्तियाँ हैं वो मार्ग प्रदर्श प्रशस्त कर रही हैं। और जो दरबारी इतिहासकार है वो क्यों राजा की बुराई करेगा, वो क्यों सत्य का अनुसंधान करेगा? और अगर सत्य का अनुसंधान नहीं है तो इतिहास का असली स्वरूप मारा जा रहा। तो इस प्रकार से आप देखोगे जो लेखन की परंपरा है, अब इसको आप देखोगे तो ये तो इतिहास से बना है। धनास यानी कि 3 शब्दों के संश्लिष्ट समुच्चय का परिणाम है। यानी कि अतीत में ऐसा हुआ, यानी कि ये जो शब्द इतिहास है ये इति धनास, यानी कि आस इति में हो जाए और उसे हम प्रूफ कर दें। यानी कि अतीत का क्रमबद्ध, लिखित और वैज्ञानिक तार्किक बोधगम्य विवरण ही इतिहास है। यानी कि अतीत ही इतिहास नहीं है। अतीत का क्रमबद्ध वैज्ञानिक तार्किक विवरण इतिहास है। इसलिए जेवी व्यूरी का कोटेशन आप देखो कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। 1903 में कैम्ब्रिज में दीक्षांत समारोह में जेवी व्यूरी ने लिखा, इतिहास को वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया। तो इतिहास में आप देखो कि इतिहास में अतीत की प्रासंगिकता है, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य यानी कि वर्तमान और भविष्य, तीनों काल की प्रासंगिकता है। और इतिहास में अगर देखा जाए तो इसकी उपादेयता क्या है, ये समन्वय करता है तीनों काल में। क्योंकि आप पास्ट देखो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर इज नथिंग बट द एक्युमुलेशन ऑफ ऑल टुडे चेंज इनटू फ्यूचर। यानी कि सभी वर्तमान को मिला दिया जाए तो फ्यूचर बन जाएगा, और सभी अतीत को मिला दिया जाए तो वर्तमान बन जाएगा।
तो वर्तमान की इमारत किस पे खड़ी है? अतीत की इमारत पर खड़ी है। और भविष्य का निर्माण किस पर होगा? वर्तमान पर होगा। लेकिन भूत तो लगता है अंधकारमय है, यानी कि आप भविष्य को देखो तो अंधकारमय लगता है, और वर्तमान जो है वो भार स्वरूप है। तो संतोष प्राप्त करने के लिए हमें किसका अवलोकन करना पड़ेगा? अतीत का। कॉलिंगवुड ने क्या बताया उत्पत्ति में कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। और विवेकशीलता मनुष्य को किसने दिया? इतिहास ने दिया। आप फ्रांसिस बेकन का कोटेशन देखो आप, हिस्ट्री मेक्स अ नेशन वाइज, हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। इतिहास लोगों को विवेक देता है, इतिहास भविष्य के प्रति लोगों को सजग करता है। भाई प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आपने देखा कि 1918 से जो संचित गतिविधियां चल रही थी, जो उसका परिणाम निकला वही उसका कारण बन गया, जर्मनी, जापान, इटली के द्वारा। और 1930 के दशक में आप देखो पूरे विश्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया, चिनगारी लगाने का काम हुआ, और वो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, हो गया चिनगारी लगाने का काम। यानी कि एक तरह से इतिहास जो है कभी भी आप देखो तो वो कहीं ना कहीं अतीत के अवलोकन में है, अतीत के आलोक में है। लेकिन सभी लोगों को इतिहास में रखा जाए ऐसा भी नहीं हुआ। जो लीडरशिप रही, जिनका नेतृत्व रहा, उसको आधार बना के इतिहास लिख दिया गया। और इतिहास में भी आप देखो जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री है, यानी कि सारे सब्जेक्ट। इतिहास को कहा जाए कि ये रेलगाड़ी का क्या है? एक इंजन है जिसमें सभी डिब्बे लगे हुए हैं। इकोनॉमी का भी डिब्बा है, उसी में पॉलिटिकल साइंस का भी है, उसी में सब हैं। यानी कि उस गाड़ी में आप देखोगे कि सोशियो पॉलिटिकल सारे सर्वेक्षण है। इतिहास के ही आधार पर आप देखोगे सारे विज्ञान टिके हुए हैं। सभी विज्ञानों की जननी, सभी विषयों की जननी इतिहास को माना जाता है, जिसको भूगोल ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए भूगोल की उपादेयता बहुत ज़्यादा इतिहास में है। भाई हम लोगों का भूगोल आप देखो, प्रायद्वीपीय भारत है नीचे से, तो जितने आक्रमण हुए सब पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुए, क्योंकि इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप जाओगे तो गारो खासी और अराकान योमा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, उधर से आ नहीं सकता व्यक्ति। ऊपर जाओगे आप तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज हैं, उधर से आ नहीं सकता। इसका मतलब दर्रे क्या बने? दर्रे व्यापार वाणिज्य का भी साधन बने, दर्रे आवागमन का साधन बने। जो पास थे, गोलन था, टोची था, खैबर दर्रा था, जितने आक्रमण हुए मैक्सिमम देखो आप, आर्य से लेकर यानी कि ईरानियों से लेकर, यूनानियों से लेकर और अहमद शाह अब्दाली तक जितने अटैक हुए, आप देखो सारे अटैक उधर से हुए, दर्रों से होकर। तो दर्रों ने इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था, नौसेना में प्रबल थे यूरोपीय, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में पहले आके अपनी सत्ता पर काबिज किए, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे डेनिश हो, स्वीडिश हो, अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, क्योंकि नेवी इनकी स्ट्रांग थी, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में आके व्यापार वाणिज्य की शुरुआत किए। तो कहीं ना कहीं इतिहास और भूगोल का अंतर संबंध है, इस बात को भी हमें समझना है पूरा। और एक फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आ गया तो आप इतिहास पढ़ने के बाद जब भूगोल पढ़ते हो तो वो चीज़ें याद आती हैं, और जब संविधान पढ़ते हो तो वो चीज़ें याद आती हैं। आप देखो कल के टॉपिक में आप देखो, संविधान सभा में जब हम लोग जा रहे थे तो पहली बैठक हुई, लास्ट बैठक हुई, लास्ट बैठक में आप देखो कितने लोग थे, 284 लोग थे जो संविधान पर साइन किए, गणराज्य बन गया। यानी कि संविधान सभा जो है संसद का भी काम करती थी, कार्यपालिका का भी काम करती थी।
तो जब लेजिस्लेटिव काम करती थी तो जीबी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे, और जब एग्जीक्यूटिव काम करती थी तो आप देखो राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि दो प्रकार का कार्य था, एक तो संविधान निर्माण का कार्य और एक विधायिका का कार्य। तो जब संविधान निर्माण का कार्य होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसाइड करते थे, और जब एग्जीक्यूटिव यानी कि जब लेजिस्लेटिव कार्य करती थी संविधान सभा, जैसे आपने देखा ना कि इलेक्शन कब होगा, हमारी लोकसभा राज्यसभा कब गठित होगी, 1952 में, लेकिन संशोधन तो हो गया 1951 में। यानी कि 1951 में जो पहला संशोधन हुआ उसको किसने किया, हमारी संविधान सभा ने किया। तो दो दो भूमिका है, दो दो रोल उसके हैं। तो हमें अपने दिमाग को खोल कर बिल्कुल पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को लेना है, यानी कि उसका ऐतिहासिक सर्वेक्षण भी करना, उसका भौगोलिक सर्वेक्षण भी करना, उसका एक तरह से वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करना, सभी पॉइंट से उसको देखना, और तभी आप निबंध लेखन में सफल हो पाओगे। तभी आपका नीति मीमांसा का एक पेपर है उसमें सफल हो पाओगे, इथिक्स का पेपर है। यानी कि निबंध लेखन, इथिक्स और सोसाइटी और आईआर। भाई आईआर क्या है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को करेंट से जोड़ दो तो वही आईआर बनता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनता है। चाहे जितने भी हों, सार्क हो, नाफ्टा हो, साफ्टा हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी आपके आए, ब्रिक्स हो, आसियान हो, G20 हो, G7 हो, यानी कि जितने भी आए आप देखो, जितने भी संगठन वर्ल्ड लेवल के हैं, ये कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करते हैं, इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। तो अब आप देखो कि भूत, वर्तमान और भविष्य। अब यहाँ आप कह रहे हो कि भविष्य जो है अंधकारमय है, वर्तमान भार स्वरूप है, इसलिए संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अतीत में जाना है। यानी कि अब आप देखो कि अतीत में जाना है, यानी कि भूत में जाना है, तो अतीत में कहाँ जाओगे आप, अतीत से सीख लेना और भविष्य को दे देना और वर्तमान में रहना। अब इतिहास का अतीत आप खोजो कहाँ तक जाएगा, यानी कि 4.8 पे देखा जाए तो भूगोल यानी कि भूगर्भिक इतिहास आ जाएगा, पृथ्वी का भूगर्भिक विकास आ जाएगा। 4.5 में देखोगे तो भूगोल के हिसाब से आ जाएगा। 4 अरब अगर आप देखोगे तो इतिहास के हिसाब से आ जाएगा। यानी कि हमारे पृथ्वी की कहानी देखा जाए तो ये शुरू हो जाती है। यानी कि जियोलॉजिकली अगर पृथ्वी की कहानी देखा जाए और यूरेनियम लेड मेथड से इसको निकाला जाए तो 4.8 अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष जियोग्राफिकली अगर देखा जाए भूगोल की संरचना जो है। यानी कि आप जब पढ़ते हो आर्कियोजोइक है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सीनोजोइक है, नियोजोइक है, उसमें आप सारी उत्पत्ति को पढ़ते हो। पहले जलचर पढ़ते हो, फिर उभयचर पढ़ते हो, फिर नभचर भी आ जाते हैं। यानी कि अगर उस एंगल को देखा जाए तो इराज चेंज इनटू इपोक एंड इपोक अल्टीमेटली चेंज इनटू पीरियड। यानी कि महाकल्प किस में बटेगा, कल्प में, और कल्प किस में बटेगा, शकों में बटेंगे। तो महाकल्प कितने आए, 5 आए, और 5 का जब आपने कल्प बनाया, इपोक बनाया, तो 4 बने, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। यानी कि आर्कियोजोइक या प्री पैलियोजोइक का कोई इपोक नहीं बना। हाँ, आर्चियन और प्री कैम्ब्रियन उसके युग बन गए 2, यानी कि 2 उसके हो गए। यानी कि टोटल अगर पीरियड देखा जाए, शक देखा जाए, तो 18 शकों में बटा हुआ है। अब कभी आ गया कि मछलियों का युग कौन है, एज ऑफ फिश, यानी कि डिवोनियन। तो अब डिवोनियन पीरियड यानी कि मछलियां आई कहाँ, तो साइलूरियन। गोंडवाना लैंड है, दक्कन में लावा का उद्भेदन है, लोनार झील का बनना है बुल्डाना में। यानी कि दक्कन में लावा का उद्भेदन होगा तो लोनार झील बनेगी, इसीलिए कहते हैं कि वो झील क्या है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा आप देखोगे स्तनपाइयों का युग आएगा, फिर रॉकीज है, हिमालयाज है, और उसी के साथ विकास देखेगा मानव का, ममल्स का।
यानी कि ईरा ऑफ रेप्टाइल्स देखा जाए तो मेसोजोइक ईरा है, जिसमें डायनासोर आएंगे, ट्रायसिक आएगा, जुरासिक आएगा, क्रिटेशियस आएगा, फिर पैलियोसीन आएगा, इयोसीन आएगा, ओलाइगोसीन आएगा, मायोसीन आएगा, प्लायोसीन आएगा, फिर प्लिस्टोसीन आएगा और होलोसीन आएगा। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसमें मानव की उत्पत्ति, यानी कि जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। यानी कि अगर प्राइमेट को देखा जाए तो प्राइमेट कहाँ से आ रहा है, यानी कि सेनोजोइक से आप शुरू कर दोगे। जब हिमालयाज आ रहा धीरे धीरे, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, इस तरह से आप उत्पत्ति देखो। तो हिमालय अगर अपने 5वें उत्थान में शिवालिक में है, तो मानो भी अपने 5वें उत्थान में आप देखो होमोसैपियंस है, यानी कि रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आपका देखो वो हैबलिस, यानी कि हैबलिस मानो, फिर हिडेलबर्ग मानो, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, फिर होमोसैपियंस। यानी कि मानव जो ज्ञानी मानव है उसका ठीक निकटतम पूर्वज आ जाए तो क्रोमैग्नन है, जो फ्रांस में हुआ करता था। निएंडरथल है जो जर्मनी के हुआ करता था, जर्मनी में। हमारे यहाँ भी देखोगे आप होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले, शिवालिक में आप रामापिथिकस के साक्ष्य मिले, सराय नाहर राय महादाह दमदमा में आप देखोगे तो एक तरह से कह लीजिए कि होमोसैपियंस के साक्ष्य मिले। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समय का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इतिहास में आप कहते हो 3P1E। कभी भी इतिहास को अगर कंट्रोल करना है तो 3P, पीरियड, प्लेस, पर्सन। आप देखो, यानी कि काल विशेष होगा और स्थान विशेष होगा और व्यक्ति विशेष होगा और घटना विशेष होगा, इवेंट। यानी कि 3P1E, इसी को मिलाकर इतिहास बनेगा। कभी भी अगर आप इतिहास का अवलोकन करो तो ये 4 एंगल मिलेंगे, कहीं भी किसी भी एंगल से आप देखो। जैसे हम लोगों ने एक अवलोकन किया कि अगर इसी के आधार पर आप देखोगे तो 1861 लॉर्ड कैनिंग दिल्ली और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब आप देखो इसमें सारे एंगल से एक घटना बहुत बड़ी घटित हो रही है। यानी कि 1867 में दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अस्तित्व में आ रहा है और एलेक्जेंडर कनिंघम इसके जो है बन रहे हैं पहले महानिदेशक। और 1971 में यह एक स्वतंत्र विभाग के रूप में आ रहा है, जो लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से आगे चल के स्थायी विभाग हो जा रहा। और लॉर्ड कर्जन के ही समय में आप देखोगे जॉन मार्शल आएंगे, जिनके देख रेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ होंगी। यानी कि जॉन मार्शल वॉज द सेकेंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट एंड एलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो एलेक्जेंडर कनिंघम वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक अगर पूछा जाए कौन है तो एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप देखो बहुत जगह आता है, खुदाइयों में आता है, जो नगरों को अस्तित्व में लाए। विलियम जोन्स को जानना है, विल्किंस को जानना है, जो श्रीमद् भागवत गीता का आप सोचो अंग्रेजी में अनुवाद किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। और उसकी प्रस्तावना किसने लिखा? वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा। तो इन चीज़ों का समझ हमें विकसित होगा तो हम उसको जोड़ेंगे, और अगर हमारे अंदर जोड़ने की कैपेसिटी आ गई तो आप समझ लो इतिहास फ्लो में आ जाएगा। क्योंकि इतिहास सत्य का अनुसंधान है,
उसमें कार्य कारण संबंध दिखेंगे, उसमें प्रामाणिकता के आधार पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। किसी चीज़ को आप केवल लिख दोगे और उसके पीछे प्रमाण नहीं दोगे तो वो बात जो है यानी कि एक तरह से सत्य से परे हो जाएगी। कोई भी घटना है, जैसे आप देखो मेगास्थनीज भारत का विजिट करता है और कहता भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, कहता भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि स्वगौरा और महास्थान का अभिलेख कहता भारत में अकाल पड़ते थे। अन्नागार का चित्र मिला है, अन्नागार का उल्लेख मिला है। तो अगर अन्नागार है, ग्रेनरीज है, तो इसका मतलब अकाल पड़ते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता में देखो आप, अन्नागार वाली सभ्यता है। यानी कि वो जो प्रूफ है, वो जो फॉरेन अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाता है, और जब क्रॉस हो जाता है तो उसमें सत्यता का उतना पुट नहीं है। उसके दृष्टिकोण से उस एरिया में रहा होगा, अकाल नहीं पड़ा होगा। उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूनान जैसा दास हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत में दास प्रथा नहीं थी तो ये सत्य से परे है, क्योंकि भारत में तो शुरू से दास प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में आप देखो कि जो बहुमंजिली इमारतें बनी थी, अगर नौकर चाकर नहीं होते, सामूहिकता नहीं होती, सामाजिकता नहीं होती, तो कैसे उसका रख रखाव होता। यानी कि आर्कियोलॉजी भी गुत्थियों को सुलझाता है, और आर्कियोलॉजी में प्रामाणिकता ज़्यादा है, क्योंकि पूर्वाग्रह वहाँ सबसे कम है। अशोक के अभिलेख आज भी देखो बताते हैं अपनी कहानी, यानी कि जीवंतता को आज भी प्रमाणित करते हैं। तो इतिहास यानी कि अतीत के अवलोक में वर्तमान को प्रकाशित करना है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश देना है। तो अब आप देखो कि इस एंगल से अगर आप देखोगे तो 1861 में ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर दी गई। अब इसमें पीरियड भी इन्वॉल्व हो गया, प्लेस भी इन्वॉल्व हो गया, पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया, और एक बहुत बड़ी घटना भी हो गई। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि कब अस्तित्व में आया, तो लॉर्ड कैनिंग या ICS या IPC, CRPC, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। भारत में पहला जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। ICS को एक अमल में लाया गया, ICS एक्ट आया लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यानी कि ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है। फर्स्ट ICA एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब देखो आप, हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं कहाँ, इतिहास में, मॉडर्न में पहुंच रहे हैं। यानी कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। IAS में क्वेश्चन आता है कि समाज में लोग कैसे अपने तौर तरीकों को बदलते हुए, यानी कि आप देखोगे पशु चारक से कैसे सामाजिक प्राणी बना मानव, उसको अनुरोखित करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि मानव तो पहले प्रकृति के ऊपर निर्भर था, जलवायु परिवर्तन हुआ, टूल टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुआ, सामूहिकता आई, समूह में रहने लगा, भाषा का डेवलपमेंट हुआ, समुदाय बना, समुदाय से समाज बना, और समाज से आप देखोगे धीरे धीरे फिर जो है मनुष्य के द्वारा यानी कि व्यक्ति के द्वारा राज्य का भी निर्माण कर लिया जाएगा। यानी कि व्यक्ति यानी कि मैन इज प्रायर टू सोसाइटी एज वेल एज स्टेट। यानी कि व्यक्ति को आप देखोगे, व्यक्ति समाज का भी निर्माण करेगा और समूह का भी निर्माण करेगा और समुदाय का भी निर्माण करेगा, और उसी में बोलचाल में भाषा का विकास होगा। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से देखा जाए। लेकिन आप जो पढ़ते हो मॉडर्न में, जो नव पाषाण काल भारत में पढ़ते हो, वो 7000 BC से पढ़ते हो, और 7000 BC से 0 और 0 से 2021। अब आप देखो यहाँ माइनस में चल रहे हो आप, माइनस 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 माइनस, और यहाँ से इधर प्लस में हो जाओगे, प्लस 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 प्लस।
अब आप देखो कि अगर यीशु मसीह के डेट ऑफ बर्थ को 4 BC माना जाए, 4 BC है यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ, तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि आज से कितना वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो 2021 में 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 2025 वर्ष पहले। इसमें कुछ नहीं करना है, कोई डाउट नहीं है। इतिहास में जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो इसमें आ जाओगे आप। यानी कि अगर इसको देखा जाए कि एक जीरो, जबकि जीरो यहाँ नहीं है, जीरो की संकल्पना आप देखोगे तो गुप्त काल में आएगी, आर्यभट्ट ऑनवर्ड आएगी, और गुप्त काल जीरो के आसपास है ही नहीं है, माइनस प्लस में। यानी कि यीशु मसीह के अगर देखा जाए तो 4 ईसा पूर्व में यीशु मसीह का जन्म हुआ और 31 ईयर्स ये जिंदा रहे, और 31 ईयर्स जिंदा होंगे तो यानी कि 27 AD में इनका क्रूसीफाइड होगा, और 27 ईस्वी सन में इनको जो है क्रूसीफिकेशन होगा। तब ईसाई क्या मनाएंगे? गुड फ्राइडे मनाएंगे, और फिर ये जो है संडे के दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? ईस्टर डे। यानी कि क्रिश्चियन सेलिब्रेट गुड फ्राइडे ऑन द ओकेजन ऑफ क्रूसीफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन 27 AD। AD मतलब एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। AD नॉट स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलना है। थोड़ा अटपटा इसलिए लग रहा है कि जीरो से नहीं कैरी ऑन कर पा रहे हो, क्योंकि जीरो जो है घटना शून्य है, जीरो में कोई घटना नहीं हो रही है। अगर एक राजा जो है 4 BC में सिंहासन पर बैठ रहा है और 4 AD में उसकी डेथ हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो 8 ही वर्ष तक तो शासन किया। अब एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आता है, आप देखो इसको, यानी कि आज को अगर आप विक्रम संवत में बदल दो, वर्तमान को विक्रम संवत में बदल दो, तो नतीजा क्या आएगा? विक्रम संवत -57। यानी कि अब आप सोचो कि अगर कोई आपसे कहे कि उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रम के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया, विक्रम ईरा चलाया गया, कब चलाया गया, तो आप क्या कहोगे? 57 ईसा पूर्व। यानी कि आज से कितना वर्ष पहले, अब देखो आप, आज से कितना वर्ष पहले, यानी कि 2078 वर्ष पहले। यानी कि अगर आज से पूछ रहा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 57 हो जाएगा, यानी कि 2078 वर्ष पहले। तो आप देखते हो कैलेंडर जब आप पढ़ते हो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें देखते हो विक्रम ईरा, शक ईरा, हिजरी संवत। यानी कि अगर आपको गणना क्लियर नहीं है, काल का ज्ञान नहीं है, तो इन सब चीज़ों का बोध नहीं हो पाएगा। आपसे कोई पूछता है सिंधु घाटी की सभ्यता में, यानी कि एक तरह से सिंधु घाटी के सभ्यता में वो पूछ रहा है कि क्या वहाँ जो है एक तरह से कह लीजिए तंबाकू की खेती होती थी, और आपको मालूम है कि तंबाकू एक तरह से कह लीजिए कि जहांगीर के समय में आ रहा या पुर्तगीज लेकर आ रहे हैं। आप देखो, यानी कि अगर पुर्तगीज कोई फसल लेके आ रहे हैं और उसको आप देख रहे हो, तो पुर्तगीज कहाँ है? 1498 AD और 1498, और हम लोग पूछ रहा क्वेश्चन कहाँ? सिंधु घाटी के सभ्यता में। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने कितना समय निकाला है? 2021 वर्ष, और आज से कोई 2500 वर्ष पहले की घटना या 3000 वर्ष पहले की घटना है, तो हमें BC में जाना ही जाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखना और इसको निकालना,
यानी कि अगर वर्तमान को विक्रम संवत में बदला जाए तो नतीजा क्या होगा, तो 2021 में जुड़ जाएगा 57। अब आप देखो दूसरा, 2-4 संवत आपको याद करना पड़ेगा। अब 0 से जब आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो तब आपको मिल रहा +58, और इसको कहेंगे क्या, शक संवत। ये 2 संवत तो याद ही होना चाहिए। और शक संवत कब शुरू की गई, जब कुषाण वंश के राजा कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 AD। यानी कि 78 AD कहाँ मिलेगा, 0 से जब डाउनवर्ड आप चलोगे, यानी कि आप 0 से डाउनवर्ड चले तो 78 मिला, और ये है 2021। अब कोई पूछ रहा है कि 2021 को शक संवत में बदल दो, तो इसका मतलब नतीजा क्या आएगा कि 78 माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा इसके संदर्भ में कैलकुलेट करना है, और ये चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में आप रखोगे तो क्लियर रहेंगी बातें। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, जीएस में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश पहली बार किस सेंचुरी में हुआ। अब आपको ये काल का गणना नहीं मालूम है तो आप मिस कर जाओगे, लगा ही नहीं पाओगे, और जबकि फर्स्ट सेंचुरी BC है। आप देखो फर्स्ट सेंचुरी AD होगा, ना कि फर्स्ट सेंचुरी BC होगा, क्योंकि अब आप देखो कि यीशु मसीह का जन्म हो रहा है और फिर ईसाई धर्म अस्तित्व में आ रहा धीरे धीरे, और यहाँ क्रूसिफिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये घटना कहाँ है, 20 और 25 के आसपास की है, यानी कि 20 और 25 AD के आसपास की है। और 0 से लेकर 100 के बीच में कौन सी सेंचुरी आएगी, फर्स्ट सेंचुरी। लेकिन ये क्या होगा, AD होगा, ना कि BC होगा। और जैसे ही आप फर्स्ट सेंचुरी AD के बजाय BC लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने BC लगाया तो इसका मतलब आप 100 से इधर के तरफ हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये घटना 20 से 25 AD वाली कहाँ मिलेगी, तो ये फर्स्ट सेंचुरी AD में मिलेगी, न कि BC में मिलेगी। जैसे कोई पूछे कि इतिहास का पिता जो है, इतिहास के पिता हेरोडोटस किस सेंचुरी में हैं, तो अगर सेंचुरी बनाने नहीं आता है तो आप रटते रहोगे, कुछ नहीं होगा। यानी कि हमें उसको डेट को सेंचुरी में बदलना है। तो ये उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रम के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। अब जैसे कोई कहे कि कलयुग कितने समय तक रन किया, जैसे आप पढ़ते हो ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में बटा है, लास्ट वाला चल रहा। पूरे इतिहास को आप देखोगे तो कलयुग में है। तो जाहिर सी बात है कि एक मानव का एक विवेक यानी कि उत्सुकता होनी चाहिए कि कलयुग कब से शुरू हुआ। तो कलयुग को अगर देखना है तो कलयुग आप देखो कि 0 से आप बढ़ जाओ, और 0 से 3102 BC। अब 3102 BC आप देखोगे, 3102 BC में कली संवत की शुरुआत होती है, यानी कि कलयुग। इसको हम लोग कली संवत कहते हैं। अब देखो आप, यानी कि महाभारत की लड़ाई का अगर पौराणिक तथ्य देखा जाए तो यहाँ हो रहा है। ऐसे इतिहास में आप पाओगे 950 BC के आसपास महाभारत की लड़ाई। लेकिन जो कलयुग का प्रारंभ हो रहा वो 3102 BC में हो रहा, और 3102 BC को 2021 जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कलयुग कितना रन किया है। और इसको 12,000 मिला है, तो 12,000 12,000 12,000 करते चले जाओगे, 48,000 सतयुग वाला है। और उसके बाद युग में आप देखोगे 12,000 घटता चला जाएगा। यानी कि एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, और ये जो है यानी कि 3102 BC। अब 3102 BC में आप कहाँ चले गए, सिंधु घाटी से भी पहले चले गए, यानी कि ताम्र पाषाण काल की तरफ आप चले गए। यानी कि पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर, और फिर जैन और बौद्ध आ जाएंगे, महाजनपद आ जाएंगे ढेर सारे।
तो एक फ्लो चार्ट आपके पास ये होना चाहिए और एडीबीसी की संकल्पना आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन आप लिखोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, खुद पता चल जाएगा। अब जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर गए तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो हिजरी संवत कहाँ है? यानी कि 622 ईस्वी सन, यानी कि 622 ईस्वी सन में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब शिफ्टेड फ्रॉम मक्का टुवर्ड्स मदीना। तो कभी भी आप हिजरी को संकल्प में देखोगे तो 622 के संदर्भ में है। अब उसका कैलकुलेशन करोगे तो पता चल जाएगा आज कितना हिजरी संवत है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पॉइंट से दिमाग में रखना पड़ेगा, तब ये पॉइंट आपका क्लियर होगा इतिहास में। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप इसको जो है 1-2 क्वेश्चन लिख लोगे कि आज को, जैसे आप क्वेश्चन लिख के उसको कैलकुलेट करके डालना। आप जैसे क्वेश्चन है कि यदि 2021 को विक्रम संवत में बदल दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा। एक माइनस वाला लिख लो, एक प्लस वाला लिख लो। और यदि शक संवत को 2021 में बदल दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा। तो वो ये नहीं पूछेगा कि वो उसका कितना है, वो ये पूछेगा शक विक्रम पूछेगा। आपको याद होना चाहिए संवत, तभी कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद आपकी एक रोचकता है कि इतिहास को हम कितने भागों में बांटें। तो आप यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इतिहास का विभाजन आप कैसे करोगे, क्योंकि इतिहास को हम लोग विभाजित तो कर नहीं सकते हैं। जेम्स मिल को आपने देखा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने क्या किया, एक हिंदू काल बता दिया, एक मुस्लिम काल बता दिया और अपने वाले को मॉडर्न इंडिया बता दिया। अपने वाले को ईसाई काल नहीं कह रहा, अपने वाले को कह रहा क्या, इट वॉज अ मॉडर्न इंडिया। और प्राचीन वाले को कह रहा ये हिंदू काल और बीच वाले को कह रहा ये मुस्लिम काल है। जेम्स मिल का नाम आप जानते हो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने विभाजित किया। लेकिन इस तरह का काल विभाजन हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। इतिहास में कोई शार्प लाइन नहीं है कि यहाँ से मिडिवल शुरू हो गया, यहाँ से मॉडर्न शुरू हो गया। यानी कि जब निरंतरता में परिवर्तन दिखाई देगा, जब निरंतरता में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा, तब उसको कहोगे आप कि अब यहाँ से पीरियड बदल रहा। नहीं, निरंतरता तो रहेगी ही। आप बताओ, अगर प्राचीन परंपराओं में, अगर परंपराओं में परिवर्तन न दिखाई दे तो आधुनिकता का जन्म ही नहीं होगा। तो मूल साचा कहाँ है? परिवर्तन। इतिहास को परिभाषित करना बहुत आसान है, लेकिन इतिहासकारों ने उसे बना दिया। इसीलिए आप देखोगे कि एक इतिहासकार हैं जो है कार्ल पामर करके हैं, उन्होंने लिखा है कि इतिहास का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उसे इतिहासकार अर्थ प्रदान करता है। जिस एंगल से उसे दे दे उस एंगल से वो इतिहास बन जाएगा। कोई कह रहा मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, कोई कह रहा सभ्य समाज में निवास करने वाले मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, कोई कह रहा है कि इतिहास सदैव समसामयिक होता है। भाई आप क्रोचे महोदय को, जो इटालियन दार्शनिक हैं क्रोचे, उनको आप पढ़ो तो उन्होंने कहा क्या कि हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट। इतिहास सदैव आज में जीता है, इतिहास सदैव समसामयिक होता है। क्योंकि जैसे ही आप तीसरे विश्व युद्ध का नाम लोगे, दोनों विश्व युद्ध सामने आ जाएंगे। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट, हिस्ट्री इज ऑलवेज कंटेम्प्रेरी। हमेशा इसमें करेंट आप देखो तो करेंट, जैसे ही चंपारण का नाम लिए गांधी जी अलाइव हो गए, जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम लिए डू और डाई नारा अलाइव हो गया, समानांतर सरकारें अलाइव हो गई, भूमिगत आंदोलन अलाइव हो गया, पूरी तस्वीर आपके सामने आ गई। यानी कि इन पास्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अतीत को तो हम कह रहे हैं ना कि अतीत के आलोक में हम वर्तमान में परीक्षण कर रहे हैं ताकि सुखद भविष्य का निर्माण करें। इसलिए इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास में सत्यम, शिवम और सुंदरम का समन्वित रूप दिखाई देता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा आई वो कहीं ना कहीं इतिहास के इस संदर्भ को बखान करती है। और आज आप देखो पूरा विश्व क्या है, लोक कल्याणकारी अवधारणा पर टिका हुआ है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे राजतंत्र हो। जैसे हमारा डीपीएसपी है, लोक कल्याणकारी स्वरूप को लिए हुए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास का विभाजन आप किस आधार पर करोगे? एक तो समय जान लें हम, भाषा और साहित्य जान लें, लिपि जान लें, लिपि को जान लें, समय को जान लें और स्रोत को जान लें, तो हम इसे विभाजित कर सकते हैं। यानी कि लिपि के आधार पर, और लिपि आप देखोगे लिखने का ढंग है 64 प्रकार से लिखा गया है, और लिपि को भाषा से मिला दिया जाए तो साहित्य का निर्माण हो जाएगा। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर ऑन विच वी क्लासिफाइड इंटायर हिस्ट्री इनटू सो मेनी पार्ट्स। यानी कि हमारे पास पैरामीटर क्या है, हमारे पास विभाजन का मानदंड क्या है? हमारे पास विभाजन का मानदंड यही है, लिपि को जान लें हम कि निरक्षर है कि साक्षर है। भाई अब आप बताओ कि समाज जो जैसे कहते हैं ना, सभ्य समाज में निवास करने वाले मानव के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, तो इसका मतलब कि जो जंगली समाज है उसका इतिहास नहीं है क्या? उसका भी इतिहास है। आप देखो पढ़ते नहीं हो आप, एक तरह से कह लीजिए शुरू से अगर देखा जाए तो पूरी प्राइमेट की कहानी अगर आप पढ़ो तो मैक्सिमम कहानी गुजर जाएगी, तब इतिहास शुरू होगा। यानी कि निएंडरथल को आप पढ़ो, निएंडरथल की कहानी पढ़ोगे आप, होमो इरेक्टस की कहानी पढ़ोगे तो आग का अस्तित्व आ जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं कि आग का प्रयोग कब शुरू हुआ? नवपाषाण काल में शुरू हुआ। तो इसको अगर इस आधार पे विभाजित किया जाए तो इसको कहा जा सकता है कि जो पहला इतिहास है उसको हम लोग प्राक इतिहास कहते हैं। प्राक इतिहास। फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री, और सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास। आदि इतिहास। एंड द थर्ड पार्ट इज वन एज हिस्ट्री, इतिहास। अब आप देखो इस आधार पर विश्लेषण करो आप। यानी कि अगर आप देखो इसको कि 7000 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 7000 BC से लेकर 2500 BC तक इसे मान सकते हैं, 2500 से लेकर 600 BC तक इसे मान सकते हैं, और 600 से लेकर टिल टुडे 2021 तक इसे मान सकते हैं। अब आप देखो कि हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 इज नोन एज प्री, पार्ट 2 इज नोन एज प्रोटो, एंड द लास्ट वन इज नोन एज हिस्ट्री। अब देखो अब, यानी कि प्राक इतिहास किसे कहेंगे, इन मानदंडों पर आप इसको देख लोगे। यानी कि प्री हिस्ट्री किसे कहोगे आप, जब आप किस पर निर्भर हो, केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर निर्भर हो। यानी कि यहाँ जो है पुरातात्विक विवरण ही है, साहित्य का निर्माण नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ आप एक तरह से देखो कि एक तो समय क्लियर है, लिपि का ज्ञान है कि नहीं, तो लिपि का ज्ञान ही नहीं है, यहाँ लिपि है ही नहीं। यानी कि लेखन शैली डेवलप नहीं हुई। और मनुष्य साक्षर कब माना जाएगा, जब लिखना पढ़ना दोनों जाने, यानी कि लिखना जाने। लिखने में पढ़ना है, पढ़ने में लिखना नहीं है। यानी कि द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। और ललित विस्तार एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसमें 64 प्रकार से मानव ने लिखा है, 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। जैसे आप देखते हो कि संस्कृत भाषा है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट होगी। तो संस्कृत भाषा है तो ब्राह्मी लिपि है,
देवनागरी जो है लिपि है तो उसकी कोई न कोई यानी कि भाषा होगी, यानी कि हिंदी भाषा है, देवनागरी उसकी लिपि है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए, जैसे आप उर्दू को देखो तो उर्दू क्या है? उर्दू इज मियरली अ लैंग्वेज, और उसकी लिपि क्या है? फारसी या खरोष्टी। और फारसी क्या है? खुद में भाषा है और लिपि है। इसी आधार पर आपने देखा कि अशोक के टोटल अभिलेख जब आप देखोगे तो 4 लिपि 3 भाषा में है, लेकिन अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में। तो ये समझ विकसित होना चाहिए कि कैसे हम इसका डिवीज़न करेंगे। तो जो प्राक इतिहास है इसमें हम लोग 2 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। एक पाषाण काल है जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं, और एक ताम्र पाषाण काल है जिसको धातु युग के नाम से जानते हैं, यानी कि चालकोलिथिक, जहाँ धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता का विकास होने लगा था। यानी कि अगर इसको भी ब्रेक किया जाए सीरियल से तो 7000 से लेकर यानी कि एक तरह से 4000 तक इसे मान सकते हैं, और 4000 से लेकर 2500 तक इसे मान सकते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्योरली जो है प्योरली प्री हिस्ट्री कौन है, तो पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को देखा जाए तो प्योरली प्री हिस्ट्री है, और ये ट्रांजिशनल है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे धीरे धीरे एग्जिस्टेंस आ जाएगा लेखन शैली का, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई। यानी कि अगर एक तरह से इसका आप अवलोकन करोगे तो आप पाओगे कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को हम लोग किस कालखंड में रखेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखेंगे। और सिंधु घाटी और वैदिक को हम लोग किस में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक पीरियड में रखेंगे। यानी कि सिंधु घाटी और वैदिक को अगर देखा जाए तो यहाँ रखोगे आप आदि इतिहास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सैंधो सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसके बाद वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यानी कि इंडस और वैदिक को देखोगे आप, यानी कि इंडस को अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 2500 से लेकर 1500 के मध्य, और 1500 से लेकर 600 के मध्य, और 600 BC पर आप देखोगे कि इतिहास शुरू हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। यानी कि अगर यूरोपियन हिस्ट्री की भी शुरुआत आप देखो तो 600 BC ऑनवर्ड है, और प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत देखो तो 600 BC ऑनवर्ड है। यानी कि दोनों जगह आपको सेम मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आदि इतिहास, प्राक इतिहास, इतिहास, और इस तरह का विभाजन आप देखते चले आ रहे हैं। यानी कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यानी कि जिस काल में लिपि ना हो वो प्री हिस्ट्री है, जिस काल में लिपि हो और पढ़ी ना गई हो वो प्रोटो हिस्ट्री है, और जिस काल में लिपि हो और पढ़ ली गई हो वो इतिहास है। यानी कि एक तो समय के आधार पे आप देख रहे हो, और एक लेखन शैली के आधार पे देख रहे हो, और एक स्रोत के आधार पर आप देख लोगे। क्योंकि स्रोत अगर देखा जाए तो स्रोत टोटल कितने हैं? एक तो पूरा तत्व है, आर्कियोलॉजी है, दूसरा जो है लिटरेचर है, साहित्यिक प्रमाण है, और तीसरा जो है फॉरेन लिटरेचर है, विदेशी साहित्य है। और विदेशी साक्ष्य को आप देखोगे, विदेशी साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? मेगास्थनीज की इंडिका, और मेगास्थनीज वाज द फर्स्ट फॉरेन विजिटर इन इंडिया, ग्रीक एम्बेसडर है, यानी कि यूनानी राजदूत है, जो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। यानी कि मौर्य वंश से आप देखोगे कि मौर्यन हिस्ट्री इज नोन एज रियल हिस्ट्री। यानी कि रियल हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम मौर्यन पीरियड, बट हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम बुद्ध पीरियड। आप देखोगे कि यानी कि सत्यता और प्रामाणिकता जो मिलने लगेगी विभिन्न एंगल से, वो प्रामाणिकता कहाँ से मिलेगी? बुद्ध काल, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का आप देखो डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारी घटनाएं वेल वेरीफाइड है, यानी कि कैलिब्रेटेड डेट्स है, अंडर डाउट नहीं है।
अंडर कन्फ्यूजन नहीं है, यानी कि उसमें सत्यता का प्रमाण पूरी तरह से, क्योंकि वो वेरीफाइड है, वो पुरातत्व से भी वेरीफाइड है, वो एक तरह से साहित्य से भी वेरीफाइड है, तो इसलिए आप कहते हो। लेकिन चूंकि फॉरेन वहाँ आप देख रहे हो नहीं है, फॉरेन विदेशी जो स्रोत है वो पहली बार विदेशी स्रोत कहाँ आ रहा, मौर्य काल में। इसलिए सभी प्रकार के अगर स्रोत देखा जाए तो पहली बार शुरू होंगे इतिहास में। और इतिहास का 5वां टॉपिक कौन है, बुद्ध काल। तो अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाते हो तो बुद्ध काल आपका 600 BC से लेकर और दो यानी कि 322 BC तक, और 322 में ही चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है पाटलिपुत्र में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में आप देखोगे तो 322 में ही होगा। यहाँ से एग्जैक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएगा। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो सिकंदर के आक्रमण से लेकर टिल टुडे, यानी कि 326 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का इतिहास क्या है, एवरीथिंग इज वेरीफाइड। उससे पहले का इतिहास उतना वेरीफाइड नहीं है, लेकिन 326 से लेकर और आज तक का इतिहास क्या है कि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एंड एवरीथिंग इज वेरीफाइड। तो अब आप देखो कि इतिहास का पहला जो कालखंड है, यानी कि इतिहास का पहला जो टॉपिक है वो पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल, तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा वैदिक और 5वां जो है बुद्ध काल। यानी कि 5वां टॉपिक आप देखोगे तो बुद्ध काल है। सही आ रहा ना आवाज? 5वां टॉपिक बुद्ध काल है, यानी कि बुद्ध काल से इतिहास की शुरुआत होगी। यानी कि हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम बुद्धा पीरियड, बट रियल हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम मौर्यन पीरियड। अब आप देखो आपका एक फ्लो चार्ट बनना शुरू हो गया है। पाषाण काल से लेकर अब अगर धातु में, अब आप मान लो कोई इतिहासकार ये कह रहा है कि सिंधु घाटी के बाद है ताम्रपाषाण काल, तो इसका मतलब कांसा पहले अस्तित्व में आ गया, तांबा बाद में आया। जबकि तांबा जो है ओरिजिनल मेटल है और उसमें मिलाया जाएगा टिन तो बनेगा कांसा। यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, और कांसा धीरे धीरे मिलने लगा था ताम्रपाषाण काल में, इसलिए उसका धीरे धीरे आगमन होने लगा था। यानी कि पत्थर के बल पर आपने देखा कि नगरीकरण संभव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, संवहनीय अर्थव्यवस्था थी। अपने खाने पीने भर के उत्पादन कर लेता था व्यक्ति। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और उन्हीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आगे चलकर नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। और वो नगरीय सभ्यता यानी कि नगरीकरण के रूप में उभर कर आई, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ, यानी कि फर्स्ट नगरीकरण हुआ। और फिर सेकंड नगरीकरण होगा गंगा घाटी में, और फिर जब थर्ड नगरीकरण आप देखोगे तो ढेर सारे नगर आएंगे जब दिल्ली सल्तनत का निर्माण होगा। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास को आप 3 भागों में बांट दिए, और पुरातत्व के हिसाब से आप चलो, यानी कि प्राक इतिहास की जानकारी किससे मिलेगी, पुरातत्व से। आदि इतिहास की जानकारी किससे मिलेगी, पुरातत्व और साहित्य से। और इतिहास की जानकारी किससे मिलेगी, पुरातत्व, साहित्य और विदेशी साक्ष्य से। यानी कि तीनों मिला देंगे आप तो इतिहास शुरू हो जाएगा। अब देखो आप पुरातत्व में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे। पुरातत्व का पार्ट, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे कैसे करोगे आप, स्ट्रेटिग्राफी है और टाइपोलॉजी है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स बना है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे मेहरगढ़ की खुदाई में देखो आप, मोहनजोदड़ो के खुदाई में 7 लेयर्स मिले। तो सबसे निचला लेयर्स क्या बता रहा है, सबसे जो निचला लेयर्स है
वो कहानी बता रहा आपका फर्स्ट, और सबसे जो लास्ट वाला है वो तो पतन की कहानी बता रहा। यानी कि ओरिजिनेशन कहाँ है? ओरिजिनेशन निचले लेयर में है, और ओरिजिनेशन में जाते जाते आप देखोगे जल मिल जाएगा, क्योंकि भारत की खुदाई कैसी है? वर्टिकल है। भारत में पुरातत्व विभाग अधिकांश खुदाई कैसे करता है? वर्टिकल करता है, न कि हॉरिजॉन्टल करता है। और वर्टिकल में आप जानते हो एक समस्या मिलेगी, यानी कि जल मिलने की समस्या मिलेगी, और जल अगर मिल गया तो इसका मतलब C14 वहाँ बेकार हो जाएगा, यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस बेकार हो गया वहाँ, और वो चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जो है दिक्कतें हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता का उद्भव आज भी विवादित है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई, और दूसरे वर्टिकल जो एक्सकेवेशन होता है उसके कारण जब निचले स्तर में हम लोग जाते हैं तो जल मिलता है, इसलिए उत्खनन कार्य वहीं बाधित हो जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब आप देखो पुरातत्व को, पुरातत्व में आप क्या क्या रखोगे, ये बात समझ में आ गई, फ्लो चार्ट। अब इसके बाद आप देखोगे बुद्ध काल के बाद क्या आएगा। बुद्ध काल के बाद आप देखोगे छठे नंबर पर मौर्य काल आ जाएगा, मौर्यन पीरियड, जिसमें आपने अशोक का अध्ययन किया, चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन किया, बिंदुसार का अध्ययन किया। और इसके बाद आप देखोगे तो मौर्य काल के बाद क्या आएगा? पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें आपने शक, सीथियन, पैलो, पार्थियन, कुषाण का अध्ययन किया, जिसमें एक तरफ विदेशी शक्तियाँ थी, एक तरफ स्वदेशी शक्तियाँ थी। विदेशी शक्तियों में आपने देखा इंडो ग्रीक, शक, सीथियन, पैलो, पार्थियन, कुषाण, और कुषाण में एक राजा कनिष्क हुआ करता था, और कुषाणों ने भारत में शुद्ध रूप से सोने का सिक्का चलाया, जिसको हम लोग डिनेरियस कॉइन्स कहते थे, और वही आगे चल के क्या हुआ? दिनार सिक्के के नाम से प्रसिद्ध हुआ गुप्त काल में। एक फ्लो चार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, यानी कि हर एक स्टेप के बाद आप देख रहे हो विदेशी आक्रमण हो रहा। जब जब हम कमजोर होंगे, जब जब हम विघटित होंगे, तो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही हैं। हर स्टेप में आप देखो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही हैं। जैसे बुद्ध काल में देखो आप आक्रमण हुआ, पर्शियन अटैक, ग्रीक अटैक। मौर्य काल में आप देखो रुका, मौर्योत्तर काल में फिर हुआ, गुप्त काल में रुका, गुप्तोत्तर काल में फिर हुआ। तो आप देखो एक एक शक्तियों को आप देखो तो धीरे 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 आगमन हो रहा और आक्रमण भी हो रहा। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल को हम लोग भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग मानते हैं। और गुप्त काल के बाद आप देखोगे गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में ही आप देखोगे तो एक तरह से कह लीजिए कि प्राक मुस्लिम काल, यानी कि अरबी और मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएंगे। यानी कि अरबी अटैक, तुर्की मुस्लिम अटैक, और उसमें यामनी वंश, सेंसवनी वंश, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का निर्माण हो जाएगा। तो हमें एक तरह से जो परीक्षण करना है, जो सत्य का निरूपण करना है, जिसमें इतिहास टिका हुआ है और भूगोल उसे प्रभावित कर रहा है। कभी भी आप भौगोलिक संरचना देखो, वो मानसिकता को प्रभावित करती है। हमारे यहाँ आप देखो ऋतुओं का परिवर्तन देखो, आप विश्व में पाओगे नहीं कहीं, उससे मानसिकता प्रभावित होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को टोटल प्रभावित करता है। मानव की जो सभ्यता संस्कृति है, मानव का जो वेशभूषा है, मानव का जो रहन सहन है, जाहिर सी बात है कि आप देखोगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जहाँ जो मानव रहेगा उस प्रकार का उसका टेम्परेट बनेगा, पूरा टेम्परामेंट। तो ये चीज़ें जो है आप देखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझू की बाबरी में लिखा है कि यहाँ की जलवायु इतनी बेहतरीन है कि यहाँ कोई सवाल ही नहीं है कि हम पीछे हटें, और यहाँ तो शासन करना ही करना है। फैन था, बिल्कुल इंडियन जलवायु का फैन था, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ आप देखोगे उतनी समृद्ध जलवायु नहीं थी, या उतना वेरिएशन नहीं था ऋतुओं का।
चाहे अरब प्रायद्वीप में आप अरब में चले जाओ, वो वेरिएशन नहीं है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखना है कि जो फ्लो चार्ट हमारा बन रहा है, इसमें आप देखोगे कि जो पूरा तत्व है, अब पूरा तत्व में क्या क्या आएगा। पूरा तत्व में जैसे आप देखो तो खुदाई में प्राप्त वस्तुएं सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, और खुदाई वर्टिकल भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी हो रही है, लेकिन वी लैक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। हमारे यहाँ क्षैतिज उत्खनन का अभाव है, उसके कारण ओवरऑल जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पूरा तत्व पर हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन आप अमेरिका को देखो, डेंडोक्रोनोलॉजी मेथड, कई मेथड से वो निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ समय जानने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कि C14 मेथड। और C14 मेथड का इजाद करने वाला कौन है? WF लिब्बी 1949। और C14 मेथड के आधार पर DP अग्रवाल ने 1964 में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सत्य का निरूपण किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का समयावधि निकाला, यानी कि 2300 से 1750, जिसको एक तरह से कह लीजिए वैज्ञानिक तिथि के रूप में माना जाता है। लेकिन वहाँ भी आप देखोगे सांख्यिकी त्रुटियों से बचने के लिए ढेर सारी विडंबनाएं, क्योंकि सत्य का निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि खुदाई में प्राप्त वस्तुएं, और खुदाई वर्टिकल होगी या ओरिजेंटल होगी। इसके बाद आप देखोगे इसका अंग कौन है? अभिलेख है। अब अभिलेख में आप देखोगे कि एक अपठनीय अभिलेख है। अब भारत का सबसे प्राचीन अपठनीय अभिलेख आ जाए तो इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी के सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं, इंडस सील्स जो मिली हैं, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता की जो 2500 BC के आसपास जो मुहरें मिली हैं, वो हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बट दैट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड बाई एनी स्कॉलर टिल टुडे, यानी कि वो हमारा कैसा अभिलेखीय रिकॉर्ड है? अपठनीय है। तब आपसे क्वेश्चन आता है कि पठनीय अभिलेख की परंपरा किसने शुरुआत की? तो सम्राट अशोक ने की। और अशोक के अभिलेख किसके तर्ज पर हैं, किसके नमूने पर हैं? तो डायरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट के नमूने पर हैं। वहाँ आपने पढ़ा था पर्शियन अटैक में, यानी कि भारत के सरहद में एंट्री करने वाला पहला व्यक्ति फॉरेन कौन है? डायरियस फर्स्ट है। और डायरियस फर्स्ट अभिलेख को प्रजा के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें आपने देखा कि जो है पर्सिपोलिस है, बेहिस्तून है, नुस्खे रुस्तम करके है। पर्सिपोलिस यानी कि दुनिया में आप देखो कि पहला सम्राट, पहला राजा जिसने अभिलेख उत्कीर्ण कराने की परंपरा शुरू की, तो सम्राट जो है डायरियस फर्स्ट, और उसी के नमूने पर जो है सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेख किसके तर्ज पर हैं? तो पर्शियन तर्ज पर हैं और ग्रीक तर्ज पर नहीं, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण उसके बाद हुए, पर्शियन अटैक के बाद ग्रीक अटैक हो रहा। तो इस तरह से हमें दिमाग में रखना है कि अभिलेख भी हैं। और इसके बाद आप देखोगे अभिलेख के बाद सिक्के आ जाएंगे, क्वाइंस, सिक्का। और सिक्का अब आप देखोगे कि यहाँ से अगर आप देखने लगो, यानी कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल की जानकारी कैसे मिली? खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। ताम्र पाषाण काल की जानकारी कैसे मिली? खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। यानी कि इसका मेजर पोर्शन क्या है? खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। अब आप देखो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी कैसे मिली? खुदाई में प्राप्त वस्तुएं, सबसे मेजर पार्ट। तो बहुत इजी बना देगा आपके ज्ञान को ये, जब आप उसका पूरी तरह से सर्जरी करोगे। और कंपटीशन कुछ नहीं है, जो उपलब्ध ज्ञान है उसकी पूरी तरह से सर्जरी है कंपटीशन। सिक्का मिल जाएगा। आप सिक्का को कहोगे आप, तो सिक्का कहाँ मिलेगा? पंचमार्क क्वाइंस, भारत का सबसे प्राचीन सिक्का। आहत सिक्का जो बुद्ध काल में मिलेगा। यानी कि क्रय विक्रय में सिक्कों का इस्तेमाल अगर देखा जाए, इससे पहले आप देख रहे थे बार्टर सिस्टम था, गिव एंड टेक एक्सचेंज सिस्टम था, वस्तु विनिमय सिस्टम था। लेकिन पंचमार्क क्वाइंस आपको बुद्ध काल में मिलने लगेगा। तो सिक्का है। इसके बाद आप देखोगे ध्वंसावशेष है, स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स है। इसके बाद आप देखोगे चित्रकला है, मूर्ति कला है, मूर्ति कला है।
अब देखो आप, इंसान जब से है तब से कंदराओं में रह रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन चित्रकारी मूर्तिकारी कर रहा है। जितनी भी घाटियां हैं आप देखो, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, सोन घाटी, जितनी भी घाटियां सब बिल्कुल पैलियोलिथिक हैं, यानी कि निम्न पैलियो, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक ले जाओगे आप। इतिहास में जहां तक अस्तित्व मिल रहा है वहां तक आप ले जाओ। यानी कि सिंधु घाटी अगर देखा जाए तो बहुत प्राचीन है, घटनाएं बाद में है। घाटियां अपना अस्तित्व पहले रखती हैं, घटनाएं आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे भीमबेदका में आप देखो केव पेंटिंग है, चित्रकारी है। लोहदा नाला बेलन घाटी में आप देखोगे तो तक्षण कला का बड़ा बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि तक्षण कला यानी कि मूर्ति कला का बड़ा बेहतरीन उदाहरण, और वो भी हड्डी से बनी प्रतिमा है, मदर गॉडेस की प्रतिमा है। इसलिए लगता है कि हमारे समाज में पहले कौन सा धर्म आया, शाक्त धर्म आया, फिर शैव धर्म आया, फिर वैष्णव धर्म आया, फिर जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, जिसको हम लोग एक सनातन परंपरा के रूप में जानते हैं कि ये सनातनी परंपरा है। तो आप देखो समय की महत्ता है, यानी कि इस आधार पर आप देखोगे अभिलेख कहाँ है, अभिलेख प्रोटो हिस्टोरिक हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन सिक्का हिस्टोरिकल है। स्मारक आप देखो शुरू से है, चित्रकला मूर्ति कला आप देखो शुरू से है, यानी कि नवपाषाण काल तक आते आते समुदाय सामूहिकता का विकास हो जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा, और मानव धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से जुड़ जाएगा। पहले टोटली कंदमूल खाकर और खाद्य संग्राहक था, फूड गैदरर था। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर सामूहिकता आई, फिर एक शाकाहारी मानव आया, और फिर जब समूह में रहने लगा तो पशुपालन शुरू हो गया। यानी कि कहते हैं ना कि प्रकृति हमें क्या है, समस्या भी देती है और उसका समाधान भी देती है। यानी कि प्रकृति के साथ साथ समस्या भी जुड़ी है, और भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक समस्या का 16 प्रकार से समाधान है। अब आप वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं, इट्स योर मैटर। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा तत्व के आधार पर आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, आप कैसे जो है उसको बदलोगे, इराज में कैसे बदलोगे। जैसे यहाँ आप देखो, इतिहास को आपने देखा तो यहाँ आप देखोगे तो इस तरह से आपके एक थेलीज मिलेंगे। आप देखो लेखन कैसे हुआ, थेलीज हैं, फिर एकेटियस हैं, फिर आप देखो यहाँ से आप देखोगे तो हेरोडोटस आ जाएंगे, हेरोडोटस हैं, और फिर आप देखोगे थ्यूसिडाइडीज़ हैं, थ्यूसिडाइडीज़ हैं, फिर आप देखोगे इरेटोस्थनीज़ हैं, इरेटोस्थनीज़ हैं। यानी कि अगर एक प्रकार से इस संकल्पना को आप देखो तो कैसे कैसे आप देखो, थेलीज जो हैं ये 600 BC से लेकर 500 BC के बीच में, हिकेटियस भी आप देखोगे 600 से लेकर 500 के बीच में, और हेरोडोटस देखोगे 500 से 400 के बीच में। इसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाओगे आप, और ये सारे स्कॉलर कहाँ से हैं, यूनान से हैं। यानी कि सारी विधा आप देखो, अब 600 से 500 के बीच की अगर कोई घटना है तो 6ठी शताब्दी है। अब इसको आप शताब्दी में बदलो कि कोई भी घटना अगर 600 से लेकर और 500 के बीच में है तो इसका मतलब ये BC है, और BC है तो ये कौन सी सेंचुरी है, यानी कि 6ठी शताब्दी है। और इसी को आप इसमें बदल दो कि 500 से लेकर 600 के में मध्य की घटना है, तब भी ये 6ठी शताब्दी है, लेकिन अब ईसवी सन है, यानी कि ये ईसा पूर्व है और ये ईसवी सन है। अब आप सोचो कि ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा इतिहास में अगर आप BC को AD बोल दिए, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलने के बजाय 6ठी शताब्दी ईसवी सन बोल दिए, तो इसका मतलब लेटर गुप्ता पीरियड में चले गए। यानी कि मिलना था हिकेटियस हेरोडोटस से, मिल गए आर्यभट्ट से, ब्रह्मगुप्त से मिल गए। तो हमें हमेशा याद रखना है कि समय सबसे प्रबल होता है,
लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सबसे प्रबल क्या है? काल। काल की महत्ता है। और आपके सिलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा अगर महत्ता किसी की रहेगी तो काल की रहेगी। तो इस प्रकार से आप देखो कि 600 से जब 500 की ओर बढ़ रहे हो तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, और 500 से 600 की ओर बढ़ रहे हो, इसका मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में है तो एडी है। एडी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा और बीसी हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो एडी और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो बीसी। ये चीज़ हमको दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि अगर घटते हुए क्रम में है तो आपको देख कर ही लगेगा कि ये घटना किस समय की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यानी कि दर्शन शास्त्र के पिता, आप देखो फादर ऑफ फिलॉसफी, फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है कि कौन है? थेलीस हैं। यानी कि ये जल के किनारे रहते थे और जल पर ही इन्होंने पुस्तक लिख दिया। तो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ फिलॉसफी। यानी कि लेखन आप देखो दोनों एक साथ हो रहा है। और फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ जियोग्राफी ही वॉज फादर ऑफ जियोग्राफी, बिकॉज ही रोट फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन जियोग्राफी दैट वॉज जेस पेरियोडस। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए, जैसे कहा जाए विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, हु वॉज फादर ऑफ पाकिस्तान? तो मोहम्मद इकबाल। बट विथ यूजिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान तो चौधरी रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान एज ए नेशन, यानी कि टू नेशंस थियरी के रूप में पाकिस्तान को देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि अगर व्यवस्थित भूगोल का पिता पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज, और भूगोल का पहली बार आ जाए तो हिकैटियस। और हिकैटियस वाज नॉट ओनली द फादर ऑफ जियोग्राफी बट आल्सो द फादर ऑफ लोगोग्राफी। यानी कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोगोग्राफी, लोगोग्राफी मतलब हिस्टियोग्राफी के पहले आप देखो लोगोग्राफी शुरू हो रही है। और लोगोग्राफी का मतलब किससे है? गद्य लेखन से है। यानी कि हेरोडोटस का मार्ग प्रशस्त कर रहा है कौन? हिकैटियस। लेकिन अगर आप समय नहीं जानोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हिकैटियस पहले कि हेरोडोटस पहले। तो दिमाग में ये रखना है, हमें क्रैम नहीं करना, हमें रटना नहीं है, हमें संदर्भ सापेक्ष अध्ययन करना है। क्योंकि जब तक आप वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं विषयों में प्रवेश करोगे नहीं हो पाएगा। सत्य का अनुसंधान करना है। इसीलिए विदेशी कहता है क्या कि यू लैक हिस्टियोग्राफी, आप में इतिहास की चेतना नहीं है। और जबकि अशोक के अभिलेख को आप देखो, अशोक के अभिलेख के तारतम्यता को आप देखो तो आपको लगेगा कि क्या इतिहास की चेतना नहीं। लेकिन वो लेटर सेक्शन में आ रहा है। पहले हम लोग क्या कहते थे? हम लोगों का इतिहास कैसा था? वो महाभारत से मिल रहा है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से मिला हुआ इतिहास मिल रहा है। वो कल्चरल हिस्ट्री है, एक तरह से रिलीजियस हिस्ट्री है, लेकिन एक पॉलिटिकल, एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री जो है, क्योंकि हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में लिखा है कि सत्य का अनुसंधान है, गवेषणा है। सत्य को कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन जुटाना पड़ेगा, वो ओवरऑल आप यूज लेके चलोगे तब हिस्टियोग्राफी में वो चीज़ सफल होगा। यानी कि अगर कहा जाए कि फादर ऑफ फिलॉसफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ हिस्टियोग्राफी, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री अगर पूछा जाए तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस की सेंचुरी कौन है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि अगर सेंचुरी लिया जाए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हेरोडोटस की सेंचुरी बनेगी। क्योंकि ईसा पूर्व में आप देखोगे मरेगा पहले, जन्म लेगा बाद में। यानी कि अटपटा आपको लग रहा है कि पहले उसकी डेथ हो रही है और बाद में पैदा हो रहा है। जैसे आप गौतम बुद्ध को देखो, आप यानी कि गौतम बुद्ध का अध्ययन करो, 563 और 483, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध 483 में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। लेकिन जन्म हुआ कब? 563। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना। और इसके बाद थियोसिडाइडिस, थियोसिडाइडिस को हम लोग क्या मानते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्टोग्राफी,
फादर ऑफ साइकोलॉजिकल हिस्टोग्राफी, यानी कि हिस्टोग्राफी को, इतिहास को साइंस के नज़रिए से। वैसे आप जेबी ब्यूरी का कोटेशन देखोगे तो कहेंगे नहीं कि इतिहास न विज्ञान है न कला है, यानी कि हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, क्योंकि पूरी तरह तो विज्ञान हो नहीं सकता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता पूरी तरह आ नहीं सकती है, सार्वभौमिकता पूरी तरह आ नहीं सकती है, कार्य कारण पूरा तरह प्रभाव आ नहीं सकता है। लेकिन इसमें तो पूरा समाज ही लेबोरेटरी है, इसमें तो पूरा समाज ही प्रयोगशाला है, इसमें तो व्यक्ति ही प्रयोगशाला है पूरा। यानी कि अगर इसके उपादेयता को देखा जाए, इसके क्षेत्र को देखा जाए, तो ये राजनीतिक अध्ययन भी करता है, ये प्रशासनिक अध्ययन भी करता है, ये भौगोलिक अध्ययन भी करता है, ये सामरिक अध्ययन भी करता है, ये सांस्कृतिक अध्ययन भी करता है, ये कलात्मक अध्ययन भी करता है। यानी कि सारे आयाम को लिए हुए है। इसलिए कहते हैं कि सभी विषयों की जननी के रूप में हिस्ट्री का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है, पूरा सिनारियो दिखाई दे रहा है कि आप व्यवस्थित भूगोल में आ गए तो यहाँ आ गए एराटोस्थेनेस, यानी कि भूगोल यानी कि नाम देने वाला व्यक्ति। जैसे होता है ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी जैसा है, पृथ्वाकार है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है कि इतिहास को हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम अतीत को वर्तमान में प्रासंगिक नहीं बनाएंगे और वर्तमान से जो है भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। यानी कि वर्तमान किस आलोक में है, अतीत के आलोक में, और भविष्य भी उसी पर निर्भर है। यानी कि इन हिस्ट्री एवरीथिंग इज करेंट, नथिंग इज ओल्ड। तो इसका मतलब भविष्य भी है। वो कहते हैं ना भविष्यवाणी नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती है? अगर प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, तो उसे देखकर लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं होगा। एक एटम बम आप सोचो इतना कहर बरपाया, तो आज तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने हाइड्रोजन बम हैं और कितने क्या हैं। आज तो साइलेंस मोड पर युद्ध हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी कि दो विश्व युद्धों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, जो उसकी विभीषिका है, जो नागासाकी हिरोशिमा का एटम बम की जो अब कहर आज तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इतिहास को पूरी सजगता के साथ आप देखोगे तो पूरा फ्लो चार्ट आपका बन जाएगा। यानी कि मध्यकालीन भारत की नींव कहीं न कहीं प्राचीन भारत पर टिकी हुई है और आधुनिक भारत कहीं न कहीं मध्यकालीन भारत पर टिका हुआ है, और विश्व इतिहास का फ्लो कहीं न कहीं प्रभाव मॉडर्न इंडिया पर दिखेगा। और मॉडर्न इंडिया आप देखो, मॉडर्न इंडिया को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को करंट सिनारियो में ले आओ आप, तो वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन बन जाएगा, वही आपका आईआर बन जाएगा। यानी कि जिसका इतिहास मजबूत है, भूगोल मजबूत है, करंट मजबूत है, तो वो इंसान बहुत मजबूत है और सजग है। तो सही है, इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको जो है वाणी को विराम देते हैं। और जय हिंद, जय भारत। कहीं कोई समस्या होगी आप उसमें पूछ लेना, हम उत्तर उसको देखते रहते हैं समय समय पर, और उसका उत्तर भी हम लेट सवेर देते रहते हैं। इसलिए आप निसंकोच उसमें पूछ सकते हो। और आप लोगों को, सभी लोगों को ढेर सारी अग्रिम बधाइयाँ कि आप आने वाले समय में चयनित हों और देश का नाम रोशन करें और अखिल भारतीय सेवक बने। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं, और बीच बीच में टेस्ट आपके होते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, उसकी सूचना मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।